Bismillahirrahmanirrahim. I am here Zahra Rafiq, lecturer in Botany, City College of Science and Commerce, मुल्तान. क्लास उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, घरों में जो है वो सेफ़ एंड साउंड होंगे. सबसे पहले हमने यहाँ पर जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स. जीन एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह से होता है और कब जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन होती है. जीन ने कब कब एक्सप्रेस होना होता है और उसके बाद फिर हमने लैकोप्रोन के बारे में डिस्कस करना है. यहाँ पर अगर हमें जीन की बात करूँ सबसे पहले तो बेसिकली जीन हमारे पास क्या है. जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स ऑल ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म. वो फिजिकल भी हो सकते हैं, वो मेटाबॉलिकल भी हो सकते हैं. In information encoded in DNA is transcribed into RNA and then translate into the proteins. तो यहाँ पर हमने देखना ये है कि जब हमारे पास मीडिया में जो है वो अगर आपके पास जो है वो लैक्टोज प्रेजेंट है और आपके पास जो है वो ऑन कंडीशन में है तो फिर हमारे पास रेगुलेशन जो है वो जीन की होगी. और अगर वो ऑफ कंडीशन में, ऑफ का मतलब है कि मीडिया में, प्रोकैरियोट में जो बैक्टीरिया है उसके मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि आपके पास जो जीन है वो जो लैक्टोज है वो ऑफ कंडीशन में है और जीन जो है वो भी एक्सप्रेस नहीं होगा. तो द एबिलिटी ऑफ सेल टू स्विच द जीन्स ऑन एंड ऑफ इज़ अ फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस बिकॉज इट इनेबल्स द सेल टू रिस्पॉन्स द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड इट इज़ द बेसिस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन. सो वी कैन से दैट gene regulation is a process in which cell determines which gene it will express and when. तो क्वेश्चन ये है कि जीन ने कब एक्सप्रेस होना होता है और कौन से जीन ने एक्सप्रेस होना होता है. तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ मैकेनिज्म दैट आर यूज्ड बाय द सेल टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन प्रोडक्ट्स. कि आपके पास जो जीन है उसने कब और कौन से जीन ने एक्सप्रेस होना है, तो कौन सी वजह से जीन रेगुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी और कौन सी वजह से जीन रेगुलेशन जो है वो डिक्रीज़ होगी. क्या हमारे पास कोई एक्टिवेटर लगेगा, कोई रिप्रेसर होगा और उसके बाद फिर हम इसको जो है वो देखेंगे फर्दर हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स इसमें रोल प्ले कर रहे हैं. तो फिर हमारे पास सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन आर वाइडली ऑब्जर्व्ड इन बायोलॉजिकल टू ट्रिगर डेवलपमेंट पाथवेज, रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट स्टिमुलाई और अडॉप्ट टू न्यू फूड सोर्सेस. अगर मैं इसकी डिस्कवरी की बात करूं तो सबसे पहले इसका जैकोस मोनार्ड था जिसने इसको 1961 में इसको जो है जीन रेगुलेशन सिस्टम को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें उसने कहा था कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं जो कि एक्सप्रेस्ड होते हैं बाय द जीनोम ऑफ ई कोलाई. और बेसिकली ये सारा काम कब होता है, जब या तो ग्लूकोज की प्रेजेंस होगी या फिर एब्सेंस होगी. अगर आपके पास एब्सेंस होगी तो तब आपके पास क्या जीन रेगुलेशन होगी और अगर प्रेजेंट होगी तो क्या तब जीन रेगुलेशन का फिनोमेना होगा या नहीं होगा. इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में देखना. तो क्लास जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स क्या चीज़ है हमारे पास. जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स में आपके पास जो है वो रेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ बैक्टीरियल जीन इज़ मेनली कंट्रोल्ड एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. रेगुलेशन बेसिकली आपके पास इनिशिएशन में होती है एंड टर्मिनेशन ऑफ mRNA सिंथेसिस बिकॉज बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द मीडियम दैट इमीडिएटली सराउंड्स देम. यहाँ पर आपके पास बैक्टीरिया को अगर मीडिया में लैक्टोज जो है वो मिल रहा है फिर तो आपके पास जो है वो जीन की आगे ट्रांसक्राइब भी होगा और उसके रिजल्ट में जो है वो फिनोटाइप भी उसकी एक्सप्रेस होगी. अगर जो है वो आपके पास मीडियम में लैक्टोज जो है वो नहीं है तो फिर इफ़ द जीन इज़ नॉट ट्रांसक्राइब्ड then the gene product will not made and ultimately the phenotype will not be expressed. अगर मैं इसके कंट्रास्ट में यूकैरियोट्स की बात करूँ तो वो एक कॉम्प्लेक्स और लार्जर जीनोम है. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशंस. जीन आर ऑफन controlled by extracellular signals in case of bacteria. This typically means molecules present in the growth media. तो यहाँ पर आपके पास दो तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो कि आपके पास है रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर. एक्टिवेटर आर आल्सो नोन एज पॉजिटिव रेगुलेटर एंड रिप्रेसर आर आल्सो नोन एज नेगेटिव रेगुलेटर. ये आपके पास ये वो रेगुलेटर्स हैं जो अगर आपके पास आकर बाइंड हो जाते हैं तो उसमें जीन रेगुलेशन जो है वो अप भी होता है और डाउन भी होता है. तो अगर अप होगा तो तब आपके पास एक्टिवेटर ने
आकर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होना होता है और जीन की रेगुलेशन इंक्रीज करनी होती है। और अगर यहाँ पर आपके पास रिप्रेसर आकर बाइंड हो जाए ऑपरेटर के साथ, तो फिर आपके पास क्या होगा कि जीन की जो रेगुलेशन है वो आपके पास जो है उसने आरएनए, जो रिप्रेसर है उसने आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने देना होता, जिसकी वजह से जो जीन रेगुलेशन है वो आपके पास स्टॉप हो जाती है। तो एक्टिवेटर हमारे पास क्या है, फिर रिप्रेसर हमारे पास क्या है। एन एक्टिवेटर इंक्रीजेज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द रेगुलेटेड जीन, repressor decrease or eliminate that transcription. First, RNA polymerase bind to the promoter in a closed complex, and then the polymerase promoter complex then undergoes a transition to an open complex in which the DNA at the start site of transcription is unwound and the polymerase is positioned to initiate transcription. तो वही बात है यहाँ पर कि अगर मैं डीएनए का एक सेगमेंट लूँ और वहाँ पर हमारे पास 5 प्राइम हो और उसके बाद यहाँ पर आपके पास 3 प्राइम हो, और उसके बाद सबसे पहले आपके पास ऑपरेटर रीजन होता है, उसके बाद प्रमोटर होता है जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन का नाम देते हैं, फिर आपके पास 3 एंजाइम होते हैं जिसमें आपके पास लैक जी है, लैक वाई है एंड लैक ए है। ये जो 3 आपके पास एंजाइम है ये एक्चुअली आपके पास फंक्शनल एंजाइम, फंक्शनल जो रीजन है ये आपके पास वो है। तो अगर आपके पास यहाँ पर वही बात है कि अगर आपके पास प्रोमोटर के ऊपर आकर आपके इसने बाइंड हो जाना है, आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड हो जाना है, तो फिर आपके पास क्या होगा कि वो 3 एंजाइम्स भी आपके पास बनेंगे और जीन की रेगुलेशन भी होगी, एमआरएनए के सिंथेसिस भी होगी और फाइनली ट्रांसलेशन भी होगी। और अगर फिर रिप्रेसर ने ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाना है, उसने आरएनए पॉलीमरेज को वहाँ से हटा देना है, तो फिर उसके बाद आपके पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। लास्ट में वो बता रहे हैं कि दिस इज़ फॉलोड बाय द प्रोमोटर एस्केप और क्लियरेंस, द स्टेप इन विच द पॉलीमरेज लीव्स द प्रोमोटर एंड स्टार्ट्स ट्रांसक्राइबिंग। एक इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि मैंने आपको शायद किसी प्रीवियस लेक्चर में बताया होगा कि आपके पास यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो प्रोकैरियोट्स में आपके पास जो एक आपके पास जीन होती है वो कोड कर रही होती है सेवरल डिफरेंट प्रोटीन्स को, तो इस वजह से हम उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का नाम देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ तो वो आपके पास जो एक जीन है वो एक ही प्रोटीन को कोड कर रही होगी, देन दैट इज़ नोन एज द मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो इसमें उन्होंने प्रोमोटर रीजन दिखाया हुआ है, ऑपरेटर दिखाया हुआ है और उसके बाद आपके पास कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स भी हैं। तो वही बात है कि यहाँ पर आपके पास आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा प्रोमोटर रीजन पे, फिर ऑपरेटर रीजन पर रिप्रेसर बाइंड होगा और उसके बाद फिर जो हैं डिफरेंट जो जीन्स हैं जो इनकोड कर रहे हैं डिफरेंट प्रोटीन्स को, लाइक आपके पास लैक जी है वो बीटा ग्लैक्टोसिडेज को कोड कर रहा है, लैक वाई है वो आपके पास परमिएज को कोड कर रहा है और लैक ए है वो आपको ट्रांस एसिटाइलेज को कोड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो आपके पास कुछ पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन, 2 तरह की रेगुलेशंस बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपके पास प्रोमोटर है और ऑपरेटर है। अगर एक्टिवेटर आपके पास ऑपरेटर रीजन पे आकर बाइंड हो जाता है तो आपको नज़र आ रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन आपके पास स्टार्ट हो जाती है। उसकी दूसरी साइड पे अगर मैं देखूं तो अगर नेगेटिव रेगुलेशन की तरफ जाऊं, नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब है कि जीन की जो रेगुलेशन है वो डाउन हो गई और पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब है कि जीन की रेगुलेशन अप हो गई है। प्रोमोटर आपके पास है, ऑपरेटर के ऊपर अगर आपके पास रिप्रेसर आके बाइंड हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन आपके पास नहीं होगी। सेम इसी तरह अगर आपके पास कोई एक्टिवेटर नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी और अगर रिप्रेसर आपके पास नहीं होगा तो भी आपके पास ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पॉसिबल है। तो आगे एक डायग्राम में आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है जी। तो क्लास यहाँ पर 3 आपके पास डिफरेंट जो है वो डायग्राम दिखाई गई हैं। अगर मैं ये डायग्राम की बात करूँ तो ये डायग्राम में आपके पास बताया हुआ है कि अगर आपके पास एक्टिवेटर भी ना हो, रिप्रेसर भी ना हो, तो तब क्या ट्रांसक्रिप्शन होगी या नहीं होगी। तो तब डेफिनेटली आपके पास आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड होना है प्रोमोटर के साथ एंड इनिशिएट्स अ लो लेवल बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। मतलब होगी ट्रांसक्रिप्शन लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, एक लो लेवल की ट्रांसक्रिप्शन होगी। फिर अगर मैं सेकंड डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर तो रिप्रेसर ने आकर बाइंड हो जाना है ऑपरेटर के साथ, तो यहाँ पर वो ब्लॉक कर देगा बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज को एंड सो इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर तो ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल ही नहीं होगी। थर्ड अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो उसमें एक्टिवेटर
आपके पास होगा और एक्टिवेटर आपके पास क्या करेगा कि स्पॉन्टेनियस आइसोमराइजेशन लीडिंग टू एक्टिवेटेड लेवल, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगी जो आपको यहाँ पर सी डायग्राम में दिखा रहे हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज बाय द एक्टिवेटर गिव्स हाई लेवल ऑफ transcription. RNA polymerase is shown recruited in the closed complex. It then spontaneously isomerizes to the open complex and initiate transcription. यहाँ से फिर जो है वो उसका ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ओपन होगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन और देन फाइनली ट्रांसलेशन होगी। अब तक जो है वो हमने डिस्कस किया जीन रेगुलेशन को। अब जो है वो थोड़ा सा लैक ऑपरॉन को पढ़ लेते हैं। तो लैक का मतलब है लैक्टोज, और इसका मतलब है कि मीडिया में जो है वो एक इंड्यूसिबल जो है वो इंडक्शन जो है वो हमें मिलेगी, लैक्टोज जो है वो हमें मीडिया में मिलेगा। तो मूव करेंगे हम द लैक ऑपरॉन एंड इंड्यूसिबल ऑपरॉन। ऑपरॉन इज अ ग्रुप ऑफ जीन्स दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ DNA and that can be controlled in a unified manner. The genes of the structural enzymes are always transcribed together into a single polycistronic LAC mRNA, which explain why they are always expressed together. ये यहाँ पे वही बात उन्होंने डिस्कस किया कि हमने कि ये तीन जो प्रोटीन्स हैं ये कैसे जो है वो एक्सप्रेस हो रही हैं कोलेक्टिवली। तो आपको बताया है मैंने प्रोकैरियोट्स के अंदर एक जो जीन है वो तीन आपके पास जो है वो डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स को कोड कर रही है, तो इस वजह से हमने उसको पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA का नाम दिया। तो लैक्टोप्रोन आपके पास एक इंड्यूसर है। लैक्टोजोप्रोन इज इंड्यूस्ड 1000 फोल्ड्स बाय लैक्टोज। द सेल इज एन एनर्जी एफिशिएंट यूनिट। ये भी हमारे पास एक लैक्टोज भी जो है वो एनर्जी एफिशिएंट यूनिट है ना, डैट मेक्स ये प्रोटीन बनाती है। जब भी इसे ज़रूरत होगी तो ये हमारे पास फिर प्रोटीन इस जो है ना वो बन जाएगी। ईकोलाई हैज़ अबाउट, ईकोलाई जो है वो आपके पास बैक्टीरिया है जिसमें 3000 प्रोटीन्स जो हैं वो इनकोडिंग हो रही हैं जो जीन्स को कोड कर रही हैं, बट ओनली सेट ऑफ देम इज़ एक्सप्रेस्ड ओनली वन टाइम। कुछ उसमें से जो है वो एक्सप्रेस हो रही हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि इंडक्शन आपके पास क्या है। यहाँ पर इंडक्शन में आपके पास जो है वो हमारे पास आगे IPTG जो है वो एक एज इंड्यूसर के तौर पे काम कर रहा है, वो आकर रिप्रेसर को रिमूव करेगा और फिर भी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पॉसिबल है। तो इंडक्शन can be defined as the production of specific enzymes in response to a presence of substrate. The lac operon is an inducible system. लैक्टोज जो है वो हम मीडियम में बैक्टीरिया को मीडियम में क्यों प्रोवाइड करते हैं? हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि ये जो है वो हमें नाइट्रोजन सोर्स के तौर पे हम लैक्टोज को देते हैं बैक्टीरिया को। तो ई कोलाई कैन ग्रो इन अ सिंपल मीडिया containing salts including a nitrogen source and a carbon source such as a glucose. तो ये लैक्टोज जो है वो डेफिनेटली जब ब्रेक डाउन होगा तो वो हमें ग्लूकोज इन रिटर्न देगा ना, तो वही हमें बेसिकली हमें इसका पर्पज़ ही लैक्टोप्रोन का यही है कि हमें एनर्जी जो है वो सेल को एनर्जी चाहिए होती है। द एनर्जी फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल कम्स फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म आर कोडेड फॉर बाय द constitutive genes. The enzymes are synthesized because the genes that code for them become actively transcribed in the presence of sugar. कि वही बात है कि अगर आपके पास मीडिया में शुगर होगा तो आपके पास सारा का सारा काम एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड होगा, मतलब सारा जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्राइब हो रहा होगा। और अगर हमारे पास मीडिया में शुगर नहीं होगा, एब्सेंट होगी, तो आपके पास जो है फिर ट्रांसक्राइब जो है वो जीन्स नहीं होंगे, इनएक्टिव होंगे जीन्स। अदरवाइज जो है वो जीन्स एक्टिव कंडीशन में होंगे अगर ई कोलाई के मीडिया में हमने लैक्टोज प्रोवाइड किया। तो फंक्शनल जीन्स के फंक्शनल जो आपके पास जो प्रोन का मैंने दो रीजन आपको बताए थे, एक हमारे पास फंक्शनल रीजन था, दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चरल रीजन था। स्ट्रक्चर रीजन में हम आपके पास था लैक जी, लैक वाई एंड लैक ए। तो लैक और प्रोन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आ जाते हैं, प्रोमोटर, रेगुलेटर, टर्मिनेटर एंड ऑपरेटर। ये आपके पास जो है वो इसमें आ जाते हैं स्ट्रक्चरल रीजन में, जिसमें आपके पास स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो लैक जी है, लैक वाई है एंड लैक ए है। लैक जी जो है वो इनकोड करता है बीटा ग्लैक्टोसिडेज को। बीटा ग्लैक्टोसिडेज का एक्चुअली काम क्या होता है कि ये इंट्रासेलुलर एंजाइम होता है जिसने क्या करना होता है, क्लीव करना होता है, तोड़ना होता है डाइसैकेराइड जो कि लैक्टोज है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड में एंड गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड में। और दूसरा इसका ये काम होता है कि कैटालिसिस करता है आइसोमराइजेशन ऑफ लैक्टोज टू एलोलैक्टोज।
लैक वाई का क्या काम होता है कि इसका ये एक्चुअली कोड कर रहा होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज परमीएस को। परमीएस का काम ये होता है कि ये इसने क्या करना होता है कि ये पंप करता है लैक्टोज को इनसाइड इनटू द सेल, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने में हेल्पफुल होता है, और लैक्टोज जो है वो फिर सेल के अंदर एंटर हो जाता है यूजिंग अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। इस वजह से हम इसको जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड इंपोर्टर का नाम भी देते हैं। जो थर्ड आपके पास है वो लैक्टोज ए है जो कि कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज ट्रांस एसिटिलेज का। इसका जो फंक्शन है वो स्टिल भी जो है वो अननोन है, लेकिन ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि ट्रांसफ़र करता है एसिटाइल ग्रुप को फ्रॉम एसिटाइल CoA टू बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये आपको कंपाइल की हुई डायग्राम है कि लैकोप्रोन अगर हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा है तो वो आपके पास इस तरह से है कि उन्होंने स्टार्ट में बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स ऑफ ई कोलाई एंड द एसोसिएटेड रेगुलेटरी एलिमेंट्स, द ऑपरेटर रीजन है, प्रोमोटर है एंड रेगुलेटर रीजन है। तो आपको ऑपरेटर रीजन जो है वो नज़र आ रहा है, प्रोमोटर रीजन है, फिर प्रोमोटर से पहले आपके पास जो है वो कुछ लैक आई जो है, लैक आई प्लस कहा गया, ये एक्चुअली रेगुलेटरी जीन है। तो लैक आई जो है ये बेसिकली जो है वो आपके पास यहाँ पर इस पर भी आकर रिप्रेसर बाइंड हो जाए तो भी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं होगी। द प्रोमोटर रिप्रेस ऑपरेटर एंड 3 एडजेसेंट लैक जीन्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द लैकोप्रोन। तो यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि अगर हम बेस पेयरिंग की बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो आपके पास रेगुलेटरी जीन के अंदर ऑलमोस्ट 1040 बेस पेयर्स हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन के अंदर 3075 बेस पेयर्स हैं, परमीएस के अंदर 1254 हैं, एंड ट्रांस एसिटिलाइज के अंदर जो बेस पेयरिंग है वो ऑलमोस्ट जो है वो बेस पेयरिंग नहीं, बेस पेयर्स जो हैं वो आपके पास 612 हैं। तो ये सारा उन्होंने कंपाइल करके बताया हुआ कि आपके पास किस तरह से जो आपके पास रेगुलेटरी जीन्स हैं, उसके बाद फिर किस तरह से आपके पास जो है वो लैक जी है, लैक वाई एंड लैक ई है, और वो किन किन चीज़ों को कोड कर रहे हैं जी। तो क्लास यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ लैकोप्रोन इज रेगुलेटेड बाय लैक रिप्रेसर है। रिप्रेसर बाइंड क्लोजली एंड स्पेसिफिक, अगर रिप्रेसर जो है वो शॉर्ट डीएनए सेगमेंट के साथ बाइंड हो जाए, मतलब ऑपरेटर के साथ अगर बाइंड हो जाए, तो विच इज़ इन लोकेशन वेरी क्लोज टू द बीटा गैलेक्टोसिडेज, जिसकी जो लोकेशन है वो आपके पास ऑपरेटर के बिल्कुल साथ बीटा गैलेक्टोसिडेज है। तो वही बात बता रहे हैं कि अगर वो ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर आकर बाइंड हो जाए जो कि डीएनए सेगमेंट है, शॉर्ट डीएनए सेगमेंट है, तो फिर आपके पास ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनिशिएट नहीं होगी और फिनोटाइपिकली एक्सप्रेशन भी जो है वो जीन का नहीं होगा। एफिनिटी ऑफ रिप्रेसर टू बाइंड टू द ऑपरेटर इज रेगुलेटेड बाय इंड्यूसर। यहाँ पर एक इंड्यूसर की बात की गई है कि रिप्रेसर को रिमूव करने के लिए एक इंड्यूसर आएगा। एक इंड्यूसर तो आपके पास नेचुरल इंड्यूसर है जो आपके पास लैक्टोज है, जिसका जो आपके पास इंड्यूसर है लैक्टोज इज एलोलैक्टोज ए मेटाबोलाइट ऑफ लैक्टोज। और अगर मैं दूसरे इंड्यूसर की बात करूं कि वो यहाँ पर आपके पास आ जाए और लैक्टोज भी मीडियम में ना हो, रिप्रेसर को रिमूव होना हो, तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि IPTG जो कि स्टैंड कर रहा आइसोप्रोपाइल थायोग्लैक्टोसिडेज, ये एक मोर पावरफुल इंड्यूसर है जो कि लेबॉर्ट्री में प्रेफर किया जाता है। और फिर ये आपको ये आके जो है वो रिप्रेसर को रिमूव करेगा और RNA पॉलीमरेज जो है वो RNA पॉलीमरेज को बाइंड होने देगा और फिर इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपके पास होगी। Promoter is the DNA segment to which RNA polymerase bind when initiating transcription. Repressor binds within the promoter and prevents attachment of RNA polymerase. Look at this diagram in which functional state of the lacopron in wild type E. coli. Wild type जो E. coli, wild type आपको पता है कि आपके पास वो E. coli की एक टाइप है जो कि ग्रोइंग इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, मतलब यहाँ पर आपके पास मीडिया में लैक्टोज नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर आपको उन्होंने लास्ट में आपको बताया हुआ है कि लैक रिप्रेसर प्रोटीन्स अटैच टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA. RNA polymerase कैन नॉट बाइंड टू द प्रोमोटर व्हेन रिप्रेसर इज बाउंड टू द ऑपरेटर। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रांसक्रिप्शन लैक आई जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रांसक्रिप्शन को कोड कर रहा है, मतलब इसके बाद जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होने लगती है। तो फिर अगर यहाँ पर रिप्रेसर आ जाएगा तो फिर आपके पास जो है वो उसने RNA पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने देना प्रोमोटर के साथ, तो फिर उसकी वजह से जो है वो फिर आगे ट्रांसलेशन भी नहीं होगी। इस डायग्राम में पूरी की पूरी डायग्राम में आपको लैकोप्रोन जो है वो कंपाइल करके दिया गया है।
ये लास्ट में इन्होंने बताया हुआ कि अगर हमारे पास इंड्यूसर हो तो फिर आपके पास ये 3 जो है वो ट्रांस इंजाइम्स भी जो हैं वो आपके पास बन जाएंगे और पॉलीजेनिक mRNA कंप्लीट हो जाएगा। तो फंक्शनल स्टेट ऑफ लैक ऑफ प्रोन इन वाइल्ड टाइप ई कोलाई ग्रोइंग इफ इन द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज, अगर मीडिया में लैक्टोज होगा तो फिर आपके पास क्या होगा, इफ़ देयर इज़ नो रिप्रेसर, अगर रिप्रेसर भी नहीं होगा और मीडिया में आपके पास लैक्टोज होगा तो फिर आपके पास ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी और फिर उसके साथ साथ जो है ये 3 इंजाइम्स भी जो हैं वो आपके पास बनेंगे और एक पॉलीजेनिक mRNA जो है वो आपके पास रेडी हो जाएगा। इसी के साथ ही क्लास जो है वो मैं लेक्चर को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।